एक गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था। बिरजू मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन बिरजू गांव के कुएं के पास आया पानी भरने के लिए। अरे, गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना ठीक होगा। काम करने के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। बिरजू काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह धानापुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं और इसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर सेठ धनीराम के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मेरा नाम बिरजू है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की जैसी परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सेठ जी, मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। सेठ धनीराम ने कहा, ओहो, लगता है तुम बहुत परेशानी में हो। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। बिरजू बोला, सेठ जी, आप चिंता ना करें। आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। सेठ धनीराम ने कहा, अच्छा ठीक है बिरजू, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 40 गाय और 40 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उनके गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 150 रुपये मिलेंगी। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। तो बताओ, क्या तुम यह काम कर पाओगे? बिरजू धनीराम सेठ की बात सुनकर घबरा गया। अरे बाप रे, 40 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। सोच विचार करने के बाद बिरजू बोला, ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। सेठ ने कहा, हाँ कहो, क्या बात है? बिरजू बोला, सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। धनीराम सेठ थोड़ी देर सोचता है और बिरजू को ऊपर से नीचे तक देखने की बात उससे कहता है, ठीक है बिरजू, तुम गौशाला में रह सकते हो। बिरजू खुश होते हुए बोला, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। तब से बिरजू गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। हर रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज बिरजू अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। सेठ धनीराम को भी बिरजू का काम बहुत पसंद आने लगता है, क्योंकि बिरजू अपना काम बहुत ही सफाई से करता था। एक दिन धनीराम सेठ बिरजू को बुलाकर उससे बोलता है, बिरजू, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 300 रुपये कर रहा हूँ। बिरजू बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। बिरजू धनीराम सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे बिरजू के पास अच्छा खासा रुपया भी जमा हो जाता है, जिससे वह एक अपने लिए छोटा सा रहने लायक घर बनवा लेता है। बिरजू की खुशी का ठिकाना ना था। वो खुद से कहता है, चलो, अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से बिरजू धनीराम सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। बिरजू की मेहनत के कारण उसके पास बहुत सारा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन बिरजू धनीराम सेठ से बोला,
सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपया भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है, मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। धनीराम सेठ बोला, हाँ बिरजू, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सुनने को मिलते हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। धनीराम सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर बिरजू से कहता है, देखो बिरजू, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। बिरजू चौंक कर बोला, क्या, जमींदार का घर? धनीराम सेठ ने कहा, हाँ बिरजू, इस गांव के जमींदार बहुत ही ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना ही नहीं है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। बिरजू बोला, अच्छा सेठ जी, ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन बिरजू जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। बिरजू जैसे ही जमींदार के घर के बाहर पहुंचा, वहां का नौकर ने कहा, रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। बिरजू बोला, जी मुझे जमींदार जी से मिलना है, उनसे मुझे कुछ काम है। नौकर बोला, क्या काम है तुमको उनसे, मुझे बताओ। बिरजू बोला, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था। अच्छा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। अंदर जाते ही बिरजू ने जमींदार से कहा, नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम बिरजू है, मैं धनीराम सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। जमींदार बोला, अच्छा बिरजू, बोलो क्या काम है? बिरजू बोला, जमींदार जी, मैं सालों से धनीराम सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा किए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। जमींदार बोला, अच्छा, कितने रुपए जमा किए हो? जमींदार जी, यही कोई 10,000 होंगे मेरे पास। जमींदार बोला, वाह, यह तो बड़ी रकम है। बिरजू बोला, जमींदार जी, मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। जमींदार ने कहा, हाँ बिरजू, तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। बिरजू अपनी पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। जमींदार जी, ये पूरे 10,000 हैं, आप गिन कर देख लीजिए। जमींदार बोला, अरे गिनने की क्या जरूरत है, तुम तो धनीराम सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बिरजू बोला, जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। जमींदार ने कहा, अरे बिरजू, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने पैसे रखने के लिए। बिरजू अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही बिरजू ईमानदारी और मेहनत से धनीराम सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू सोचता है, अब बहुत साल हो गए हैं धनीराम सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी ज़मीन खरीद लूँगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ।
और अपने रुपए मांगता हूँ। यह सोचकर बिरजू जमींदार जी के घर चला जाता है। वहां कहता है, जमींदार जी, मैंने अपने रुपए वापस लेने के लिए आया हूँ। आपके पास मैंने 10,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए। जमींदार बोला, अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हो आप? बिरजू बोला, अरे जमींदार जी, मैं बिरजू हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? जमींदार बोला, अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही ब्यौरा करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका ब्यौरा रहता है मेरे पास। बिरजू बोला, जमींदार जी, यह आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। जमींदार बोला, हाँ, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं ब्यौरा मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का ब्यौरा करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिखकर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। बिरजू बोला, नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करें। जमींदार बोला, अरे, क्या यह झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे यह रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर बिरजू की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी बिरजू को डंडे से खूब मारते हैं। फिर बिरजू दुखी होकर अपने घर चला जाता है। बिरजू के शरीर पर चोट के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से बिरजू चोट के दर्द के कारण धनीराम सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता। इसलिए अगले दिन धनीराम सेठ बिरजू के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि बिरजू चारपाई पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंतित नजर आ रहा है। धनीराम सेठ ने बिरजू की ऐसी हालत देखकर पूछने लगे, बिरजू, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई परेशान है क्या? बिरजू बोला, अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो, आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। सेठ ने कहा, अरे बिरजू, कोई बात नहीं, तुम्हें देख कर लगता है तुम बीमार हो, क्या हुआ है तुम्हें? बिरजू बोला, सेठ जी, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे रखने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है, और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। धनीराम सेठ चौंक कर बोला, अरे, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो बिरजू, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था, गलती तो मेरी भी है। बिरजू बोला, नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे, यह तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। धनीराम सेठ बोला, अरे, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता हूँ। धनीराम सेठ ने बिरजू के कान में सारी योजना बताता है। बिरजू बोला, ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह योजना कामयाब होने दीजिए।
अगले दिन धनीराम सेठ बहुत सारे पैसों को एक बैग में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। जमींदार धनीराम सेठ को देखकर चौंक जाता है। अरे धनीराम सेठ जी, आप आज खुद आए हैं यहाँ? बताइए भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी व्यक्ति के चरण हमारे घर में लगे हैं। धनीराम सेठ ने कहा, नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यह लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। जमींदार बोला, अरे धनीराम सेठ, यह भी कोई पूछने की बात है? यह मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। जमींदार मन ही मन खुश होता है। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। जमींदार अभी सोच ही रहा था कि तभी वहां पर बिरजू आ जाता है। जमींदार बिरजू को देखकर बोला, अरे बिरजू, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार बिरजू के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना बिरजू, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। बिरजू बिना कुछ बोली अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। बिरजू के जाते ही धनीराम सेठ ने कहा, अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। धनीराम सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां धनीराम सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, मालिक, अब आपको बाहर के राज्यों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा है कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। धनीराम सेठ ने कहा, अरे यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने की कोई ज़रूरत है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार ज़रूर आपके पास ही आऊँगा। ऐसा बोलकर धनीराम सेठ और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। जमींदार का मुंह लटक गया। यह क्या हो गया? यह 50,000 तो चले गए और जो बिरजू के 10,000 हड़प लिए थे वह भी चले गए। बिरजू बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। धनीराम सेठ ने कहा, अरे बिरजू, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते। तो इस प्रकार बिरजू ने अपनी मेहनत के पैसों से खुद की एक ज़मीन खरीदी और अपनी ज़मीन पर खेती करके बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा और उसका जीवन बड़े ही आराम से कटने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।